हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल डिजाइनिंग। तो आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल पार्ट 3 के अंदर सीखने वाले हैं कास्ट आयरन के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा था स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम के बारे में। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कास्ट आयरन के बारे में। तो बेसिकली वहां पर दो टाइप्स के आयरन होते हैं, एक आता है वोट आयरन और दूसरा आता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के अंदर जो आयरन का अमाउंट होता है वो रहता है 99.5 से लेकर 99.9 तक, यानी कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रहता है। तो जिसको बनाने के लिए उसको फोर्जिंग मेथड से या वेल्डिंग मेथड से बनाया जाता है। तो पहले के जो लोग थे, पुराने लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि आयरन को थोड़ा गर्म करके उसको हैमर से थोड़ा पीट के उसको अलग अलग फॉर्म में कंपोनेंट्स बनाते थे। तो वो जो प्रोसेस था, वो जो आयरन था, वो था रॉट आयरन। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया चला गया, तब तब उसका कास्ट आयरन फॉर्म में चेंजेस होता गया। तो फिर जो नया आयरन बनाना शुरू हुआ तो उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो कास्ट आयरन रहता है उसके ऊपर कोई हैमरिंग के टूल वाला प्रोसेस नहीं होता है। जैसे कि देखा जाए तो रॉट आयरन में उसके ऊपर फोर्जिंग का ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाता है, यानी कि हैमर से उसको पीट के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये रहता है अपना कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के अंदर जो आयरन का अमाउंट होता है वो रहता है 1.7 से लेके 4.5 तक। तो जैसे जैसे वो कार्बन कंटेंट्स, वो जो आयरन कंटेंट्स है वो चेंज होते हैं, उसी तरह से उसके भी कुछ अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो कास्ट आयरन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूज होता है? तो सबसे पहला है उसका लो कॉस्ट। तो ये जो मटेरियल है उसका कॉस्ट कंपेरेटिवली अदर मेटल्स के मुकाबले काफी कम रहता है। दूसरा है गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो कास्ट आयरन है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो कास्टिंग के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। उसके बाद है हाई कंप्रेसिव रेजिस्टेंस, मतलब कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो उसका यूज भी उस जगह ज्यादा होता है जहां पर हमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जहां पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, वहां पर कास्ट आयरन का यूज होता है। उसके बाद आता है वियर रेजिस्टेंस, यानी कि उसके अंदर जो ग्रेफाइट कंटेंट्स रहते हैं उसके अमाउंट की वजह से उसका वियर रेजिस्टेंस में बहुत ही यूज होता है। उसके बाद आता है एक्सेलेंट मशीनिंग प्रॉपर्टीज। तो ये जो कि सॉफ्ट आयरन है तो उसकी वजह से उसका मशीनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही एक्सेलेंट रहता है। तो कास्ट आयरन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रहती है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 4 तरह की कुछ इम्प्योरिटीज है जिसके कुछ अलग अलग से परसेंटेज रहते हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज भी कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज पे बहुत ही अफेक्ट करती है। तो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो कि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज पे बहुत ही अफेक्ट करती है? तो पहला है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो मटेरियल है वो अपने आप में एक स्मूथ मटेरियल है। तो वो सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो 4% तक की कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज रहती है, जिसकी वजह से जो कास्ट आयरन है वो थोड़ा जिसकी वजह से उसमें जो फ्री ग्रेफाइट्स है वो उसमें क्रिएट होते हैं। तो उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वो थोड़ा मटेरियल स्मूथ रहता है। तो उसकी वजह से क्या, वो उसका जो सॉफ्ट मटेरियल है उसकी वजह से हम उसको इजीली मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये है अपना सिलिकॉन। उसके बाद आता है सल्फर। तो सल्फर की वजह से जो कास्ट आयरन है वो काफी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल बन जाता है। तो इस वजह से उसमें एज मच एज पॉसिबल कम सल्फर का कंटेंट्स रहते हैं, यानी कि 0.1 से भी कम रहते हैं। उसके बाद आता है मैंगनीज। तो मैंगनीज मटेरियल जो है, जो उसमें जो कास्ट आयरन में रहते हैं इम्प्योरिटीज, तो वो मैंगनीज मटेरियल का इफेक्ट क्या रहता है कि वो मटेरियल कास्ट आयरन को व्हाइट और साथ में हार्ड बनाता है। तो उसका अमाउंट रहता है 0.75% तक। उसके बाद आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो मटेरियल है वो कास्टिंग की जो फ्लूइडिबिलिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लो करने की एबिलिटी है, उसको बेहतर बनाता है, लेकिन साथ में उसको ब्रिटल भी बनाता है। तो इस वजह से उसका जो अमाउंट है वो रहता है 1% तक। इसके बाद हम देखते हैं कि कास्ट आयरन कौन कौन से तरह के होते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो कहाँ पर यूज होते हैं, उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से, उसका रेजिग्नेशन क्या रहता है इस पर ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो देखते हैं। पहला है ग्रे कास्ट आयरन। तो जो ग्रे कास्ट आयरन है वो उसका नेम सजेस्ट करता है कि उसका कलर ग्रे रहता होगा। तो ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर जो फ्री ग्रेफाइट्स है वो बहुत ही मिलते हैं। तो उसकी वजह से वो काफी सॉफ्ट मटेरियल रहता है ताकि हम उसको इजीली मशीन कर सकते हैं। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वो मशीन के बेड बनाने में बहुत ही यूजफुल रहता है। तो अगर देखा जाए तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि FG150 या FG200, तो उसका मतलब क्या रहता है? तो FG का मतलब रहता है वो जो मटेरियल है वो है ग्रे कास्ट आयरन,
और जो 150 या 200 जो भी पीछे नंबर लिखा है वो उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो कि मेगा पास्कल में रहता है। तो जनरली आप देखेंगे कि ड्राइंग्स में सब मटेरियल्स मेंशन किए हुए रहते हैं कि FG100, FG250, FG200, FG600। तो वो जो है वो ग्रे कास्ट आयरन और उसके साथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन के बाद आता है व्हाइट कास्ट आयरन। तो जो व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट उसका एक कलर है जो कि रहता है उसके एक प्रॉपर्टीज की वजह से, जिसका नाम है मतलब सीमेंटाइट। तो उसका जो कंटेंट है उसकी वजह से उसका कलर व्हाइट रहता है। तो व्हाइट कास्ट आयरन जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा रहता है कंपेयर टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये जो भी अपने कंपाउंड्स है जिसमें आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए तो उसमें आप व्हाइट कास्ट आयरन यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है मेलेबल कास्ट आयरन। तो मेलेबल कास्ट आयरन है उसको जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसमें से डिराइव किया गया है, यानी कि अगर आप व्हाइट कास्ट आयरन को हीट ट्रीटमेंट करते हो तो आप मेलेबल कास्ट आयरन पा सकते हो। तो मेलेबल कास्ट आयरन के अलग अलग डेजिग्नेशन है, जो कि है व्हाइट आर्ट, ब्लैक आर्ट और पेरल्टिक। तो ये अलग अलग उसकी कैटेगरीज है, जिसके हिसाब से आप हीट ट्रीटमेंट करते हो उसके हिसाब से उसके कुछ अलग अलग टाइप्स है जो कि मेलेबल कास्ट आयरन के रहते हैं। तो उसके बाद में आता है नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो ये नोड्यूलर कास्ट आयरन है वो काफी डक्टाइल मटेरियल है, साथ में ही हाई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है। तो नोड्यूलर कास्ट आयरन जिसका डेजिग्नेशन रहता है SG। तो SG का मतलब वो रहता है स्फीरोइडल ग्रे कास्ट आयरन। ये भी एक ग्रे कास्ट आयरन में से ही डिराइव किया हुआ मटेरियल है, जो कि अगर हम उसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हम कास्ट आयरन मटेरियल कैसे इफेक्ट करता है, हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती है जब हम किसी कंपोनेंट्स को कास्टिंग के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डिजाइन कंसिडरेशन कौन से रहते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ कास्टिंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आता है कि उसका पोरोसिटी। तो आपको पोरोसिटी कितना अलाउ रहता है अपने कंपोनेंट्स के लिए, वो डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए कास्टिंग मटेरियल्स का, यानी कि कास्टिंग कंपोनेंट्स का आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए उसके उस पर डिपेंड करता है उसका पोरोसिटी आप कितना अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज करना है, यानी कि आपको कौन सी कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है। उसके बाद आता है श्रिंकेजेस। तो आप जब भी कोई कास्टिंग कंपोनेंट्स बना रहे हो तो आपको उसके ऊपर कुछ टॉलरेंसेस और अलाउंसेस देने के रहते हैं। तब श्रिंकेज एक कंसिडरेशन है जो कि जिसमें रहता है कि जब भी ये कास्टिंग वाला कंपोनेंट की आप जो भी आयरन को आप मोल्ड करते हो, मेल्ट करते हो और उसको फिर उसको डाई में डालते हो, तो वो ठंडा होने के बाद थोड़ा उसको श्रिंक आ जाता है, यानी कि वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उसको आपको उसका जो मोल्ड है उसको आपको पहले से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप जो अलाउंसेस देते हो वो आते हैं श्रिंकेज अलाउंसेस। उसके बाद में आता है उसका ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो आपको जो मोल्ड बनाया आपने और उसको अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ ड्राफ्ट देना पड़ता है, तो वो रहता है ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो